तो मतलब मेन ये था कि 15 से ऊपर नहीं जाना। नहीं, 15 से ऊपर नहीं जाना था। ये लास्ट 370 तक चल सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। बैटरी पैक बहुत ज्यादा नीचे है इसका। मैं इसे अगले महीने कश्मीर भी लेके जा रहा हूँ। 30 रुपए में नेक्सॉन ईवी की सर्विस हो गई। और क्या, मुझे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि हाईवे जैसी जगह पे जहाँ आपको 100 की स्पीड में चलना चाहिए, मैं वहाँ पे चल रहा हूँ 40-45। गियर ऑयल चेंज होता है इसका, पर मुझे ये नहीं पता कि इस 7,500 किलोमीटर पे इसका गियर ऑयल चेंज होता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उन लोगों की दिक्कत है। भाई आपका सर्विस एक्सपीरियंस रहा कैसा? 2 बार राजस्थान चला गया, 3 बार ऋषिकेश उत्तराखंड चला गया, 1 बार जिम कॉर्बेट साइड। ऐसी तो नहीं आती यार जैसे लुक दे रही है सामने से। तो अब तक आप 1.25 लाख रुपए बचा चुके हो इस गाड़ी को लेने के बाद। बिल्कुल बचा चुका हूँ। अगर आप छोटी छोटी चीजों पे इरिटेट होते हो ना, तो भाई ईवी मत लेना। हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आऊं आपके लिए सामने। आज हमारे साथ खड़ी है टाटा नेक्सॉन और ये है भाई ईवी। इस गाड़ी के बारे में आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। किसके साथ होने वाली भाई? इस गाड़ी के ओनर के। तो बेसिकली ये एक ओनरशिप एक्सपीरियंस रहने वाला है। एक्सपीरियंस इसलिए कह रहा हूँ, ये गाड़ी अब अच्छी खासी चल चुकी है। इस गाड़ी को जब लिया गया था तब भी मैंने एक ओनरशिप रिव्यू शेयर किया था, जिसमें ओनर ने शेयर किया था कि उन्होंने कैसे इस गाड़ी को लेने का प्लान किया या और अदर ईवीज को छोड़ के क्यों नेक्सॉन पे गए और कितने में गाड़ी ली थी और कैसा उनका डिलीवरी एक्सपीरियंस रहा था। लेकिन अब जो बात होने वाली है वो होने वाली है कि गाड़ी इतनी चलाने के बाद, मतलब कि आई थिंक 10K के अराउंड, ये मतलब 10,000 किलोमीटर के अराउंड ये गाड़ी चल चुकी है, और उसके बाद उनका क्या एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ या क्या सर्विस एक्सपीरियंस है, क्योंकि सर्विस भी इस गाड़ी की हो चुकी है, और क्या कुछ कमी उनको इस गाड़ी में लगी है या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है जो वो शेयर करना चाहते हैं, और क्या उनकी रिकमेंडेशन है कि अगर कोई बंदा ईवी प्लान कर रहा है तो नेक्सॉन को ले या नहीं ले। तो ज़्यादा देर ना करते हो, जल्दी से इसको ओनर को इनवाइट करते हैं। तो क्या हाल है भाई? बढ़िया भैया, आप सुनाओ। बस बहुत बढ़िया भाई। नाम बताओ पहले। भाई सचिन चौधरी नाम है मेरा। सचिन चौधरी। तो भाई सचिन को आप पहले से जानते हो, क्योंकि मैं हर वीडियो में आके यही बोलता हूँ कि इसको आप पहले भी वीडियोस में देख चुके होंगे, और मैंने ये भी बताया था अपनी विंडसर वाली वीडियो में कि मैंने विंडसर सचिन की नेक्सॉन को देखने के बाद ही लिया, इसको ड्राइव करने के बाद लिया। अब आप सोचोगे नेक्सॉन को ड्राइव करने के बाद विंडसर के लिए, तो भाई जाके वीडियो चेकआउट कर लो, बाकी मैं आई बटन या फिर एंड ऑफ स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो सचिन भाई, चलो बेसिक बातें थोड़ी सी कर लेते हैं। गाड़ी कब ली थी, कितना टाइम हो गया, ये सब बता दो मुझे। अभी ली थी 3-4 महीने पहले, और ये नेक्सॉन का फियरलेस 45 मॉडल है। इसमें 45 किलोवाट की बैटरी पैक आती है। ये बीच वाला मॉडल है, मतलब नेक्सॉन का बेस और टॉप के बीच वाला है। तो इसमें सारी अपने को वैल्यू फॉर मनी चीज़ें मिल जाती हैं। अलॉय व्हील हो गए, प्रोजेक्टर हेडलाइट, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, पूरी डिजिटल बढ़िया स्क्रीन है, फुल ब्लैक इंटीरियर्स हैं। ओके चलो भाई, तो क्योंकि ये एक ओनरशिप एक्सपीरियंस ही रहने वाला है, तो सारी जितनी भी ओनर से जुड़ी हुई बातें वो सारी होने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि गाड़ी की बुकिंग करी थी तो उसके बाद क्या वेटिंग रही और कितने टाइम में आपको डिलीवरी मिल गई? इस पे भैया कोई वेटिंग नहीं थी। इवेंचुअली मेरा लेने का प्लान तो पंच ईवी था, पर वो मुझे मिल नहीं पाई थी क्योंकि वो जस्ट लॉन्च हुई थी। उसमें 40 किलोवाट आता है, पर वो इससे मुझे ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए सस्ती पड़ रही थी, मतलब 12.25 लाख रुपए की थी। नहीं, 12.25 की, 13.25 की, 13.25 लाख रुपए 13.25 की थी। 13.25 लाख रुपए की वो थी, और ये 15 लाख रुपए की है। पर मुझे गाड़ी अर्जेंट में चाहिए थी, तो मैंने फिर ये नेक्सॉन यही उठा ली। अच्छा, तो वेटिंग ऐसे इस पे नहीं है, पंच ईवी पे है। ओके। और कितने में पड़ी थी ये? 15 लाख रुपए की पूरी पूरी। और कौन कौन सी गाड़ियां देखी थी पंच के अलावा? लेने का प्लान तो विंडसर ही था, पर और लेना भी टॉप मॉडल ही था, क्योंकि बेस मॉडल में वो मज़ेदारी आती नहीं है। पर उसका टॉप मॉडल आई थिंक 20+ जा रहा था, तो उतना स्पेंड करना वर्थ नहीं लगा हमें कि भाई इतने में तो फिर डीजल पेट्रोल 15 लाख की गाड़ी लो, 5 लाख का तेल फूक लो। मैंने की कोई ऐसी गाड़ी हो जो 15 लाख के अंडर में हो, और उसके जो मॉडल्स हैं डीजल पेट्रोल वो इससे या तो महंगे हो, जब तो ईवी का वर्थ निकाल पाऊंगा मैं 3 साल में। तो ये मॉडल मैंने उठा लिया, और इसमें सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। तो मतलब मेन ये था कि 15 से ऊपर नहीं जाना। नहीं, 15 से ऊपर नहीं जाना था। ओके तो भाई, अगर आप लोगों को ये सब जानना है ना कि ईवी पे क्यों सचिन स्विच हुआ, पहले कौन सी गाड़ी चलाता, तो एक वीडियो है, एंड ऑफ स्क्रीन पे लगा दूंगा, या आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है जब भाई ने ये गाड़ी ली थी कि क्यों ली, कैसे ली, पहले गाड़ी पेट्रोल डीजल को छोड़ के इन पे क्यों आई, वो सब बातें थी। फिलहाल आज की बात जो है वो मेन इस पे रहने वाली है कि भाई ने इस गाड़ी को चला लिया कितने किलोमीटर भाई? 9.5-10 हज़ार। 9.5-10 हज़ार, मतलब मोटा मोटा 10,000 के आसपास ही गाड़ी चल चुकी है। हाँ। ठीक है भाई, कितनी सर्विस इस गाड़ी की हो चुकी है? 2 सर्विस हो चुकी है। पहले आई थिंक 2,500 पे थी, और दूसरी 7,500 पे। पहली 2,500 पे थी, दूसरी 7,500 पे थी, और अभी तक दोनों सर्विस फ्री हो रही हैं। हाँ, फ्री है, वैसे भी फ्री है, कोई ईवी का ज़्यादा मेंटेनेंस आता नहीं है। ठीक है, तो पहली सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो पहली सर्विस में क्या कुछ खर्चा आया था, क्या बिल बना था आपका?
पहली सर्विस में मात्र 95 रुपए लिए थे मेरे से, और जिसमें कि मुझे लग रहा है 50-60 रुपए का वो वॉशर फ्लूइड ही डाल दिया था उन्होंने। ओके। 20-30 रुपए का पता नहीं कुछ था, मतलब 95 रुपए में सर्विस हो गई थी इसकी। अच्छा, मतलब 95 में भी वो था कि आपका एक तो वॉशर फ्लूइड नहीं होता तो कोई 20-30 रुपए का ही बिल आता। 20-30 रुपए का बिल। हाँ, वो भी देने नहीं पड़ते इतना, तो फिर क्या ही लेते। मतलब 30 रुपए में नेक्सॉन ईवी की सर्विस हो गई। और क्या। क्या बात है भाई साहब। चलो ये तो हो गई पहली सर्विस। भाई दूसरी सर्विस 7,500 पे जो हुई है उसका क्या सीन है, क्या बिल बना था उसका? उसका इन्होंने अच्छा खासा बिल बैठा दिया, क्योंकि अलाइनमेंट बैलेंसिंग के लगभग 1500 रुपए जोड़ दिए थे। और इन्होंने एक नई चीज बताई, कह रहा है कि जो मतलब इसका है तो खैर ऑटोमेटिक ईवी है तो ऑब्वियस सी बात है, गियर ऑयल चेंज होता है इसका। पर मुझे ये नहीं पता कि इस 7,500 किलोमीटर पे इसका गियर ऑयल चेंज होता है। मैंने बोला भाई ये क्यों हो रहा है, मैंने कि इतना जल्दी? कह रहा है सेकंड वाला 30,000 पे होता है। मैंने क्या, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। अब हो सकता है कुछ होगा, स्मूथनेस आई थी 2-4 दिन के लिए, पर अभी वापस वैसे ही हो गए जैसे पहले डलते थे। अच्छा, मतलब स्मूथनेस तो आई थी, क्योंकि मैंने भी चेक किया था। 1800 रुपए का गियर ऑयल था भाई। 1800 रुपए का गियर ऑयल? 1800 रुपए का गियर ऑयल। और अब 30,000 पे होगा सीधा? अब 30,000 रुपए होगा। अच्छा, तो गियर ऑयल 1800 रुपए का हो गया, और बाकी क्या क्या चीजें थी? 1500 रुपए की अलाइनमेंट बैलेंस, मतलब वही 4-5 हजार का भाई बिल बैठा दिया। तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग आपने बोला था या फिर उनका कंसर्न था कि करानी पड़ेगी? नहीं भाई, करवानी तो होती है, क्योंकि गाड़ी जब से लिए इसका स्टीयरिंग हल्का सा लेफ्ट में टिल्टेड रहता है और लेफ्ट ही भागती है। अब 10,000 चल गई है तो खड्डों में भी गई है, तो अब लेफ्ट कुछ ज्यादा ही जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है 10,000 किलोमीटर पर तो आई थिंक एक बार अलाइनमेंट बैलेंसिंग चेक करा तो देखो, जो अच्छा रहे आपकी, मतलब गाड़ी के टायरों की लाइफ, सस्पेंशन की, करा तो आपको ऑलमोस्ट 5,000 रुपये लेनी चाहिए, पर 10,000 ठीक है मतलब। ओके। हाँ। तो इसमें टोटल कितना बिल बना था दूसरी सर्विस पे? मैं तो 2,000 रुपये दे के आया था। गियर ऑयल था और कुछ और था, बस इतना ही। मैंने गियर ऑयल कराया और बाकी मतलब गियर ऑयल का ही खर्चा था, मैंने और कुछ नहीं। क्योंकि अलाइनमेंट बैलेंसिंग आप नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार्स में भी कराते हो, तो मेन गियर ऑयल का ही था जो 1800 रुपये लिए, और 200 रुपये पता नहीं किस चीज के थे, मुझे याद नहीं है। 2,000 रुपये दे के आया था मैंने। ठीक है। अब थर्ड सर्विस कितने किलोमीटर पे होगी इसकी? थर्ड सर्विस 15,000 रुपये। भाई अब तो ये हो गई सर्विस की बातें, बट सर्विस की बातों के बाद सर्विस से जुड़ा एक वर्ड ये आ जाता है कि भाई आपका सर्विस एक्सपीरियंस रहा कैसा? भाई सर्विस का ऐसा मतलब कोई अच्छी भी नहीं थी तो बुरी भी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक नॉर्मल ही थी, कोई ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था भी नहीं मेरा। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा हो? अब वो तो है ही, पर भैया आपको थोड़ा गर्म होना पड़ता है, करके तो देते ही हैं भाई, करके क्यों नहीं देंगे। बस आपको टैकल करना आना चाहिए, कैसे करना है। सही बात है। ठीक है। वैसे भी मैं आपको बताऊं ना कि पहले से तो देखो टाटा ने अपनी सर्विस में सुधार किया है, वो तो मानना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अभी और सुधार करना बाकी है। चाहे पहले से सुधार है, टाटा का भी फुल सपोर्ट है। मैं भाई 2022 में अल्ट्रोज लेके बहुत परेशान हुआ था, तो उससे तो खैर बेटर है। पर वही है, जो बंदे हैं ना जो वहाँ पे काम करते हैं, बस वो थोड़े ठीक नहीं। वो थोड़ा सा डीलरशिप पे भी डिपेंड करता है। डीलरशिप पे वो टाटा की गलती मैं कहूंगा नहीं। हाँ, वो डीलरशिप पे डिपेंड करता है भाई। मान लो आज मैं डीलरशिप लेके बैठ जाऊँ और मेरे यहाँ कैसा स्टाफ है, तो मुझे भी थोड़ा सा देखना चाहिए इस बात को। चलो जी। बाकी भाई ये ऐसी तो नहीं आती यार जैसे लुक दे रही है सामने से? भाई नेक्सॉन मतलब सॉरी ईवी ली है तो भाई मॉडिफिकेशन का तो खैर मुझे शुरुआत से ही शौक है, पर इसमें भाई कर नहीं सकता, इसमें मैं बन चुका हूँ। तो मैंने सोचा कुछ एस्थेटिक ही सुधार लिए जाएं गाड़ी के, क्योंकि इलेक्ट्रिकल तो मैंने इस गाड़ी में कुछ भी नहीं छिड़वाया है। ओके। बस ली थी तो मैट्स, कर्टेन, डोर वाइजर, ये काम की चीजें मैंने ली थी। उसके बाद मैंने बोनट और ये पार्ट भी इसका वाइट आता है दोनों साइड से। अच्छा। इन पे मैंने ग्लॉस ब्लैक पीपीएफ करवाई है। ओके। ताकि थोड़ा सा मतलब अपीलिंग और बढ़िया लुक हो जाए, कंटिन्यूटी आ रही है बिल्कुल। भाई लुक तो सच में बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ऐसा एक एडिशन भी अगर ये निकाल दे तो अच्छा ही लगेगा। आई थिंक एल्ट्रोज का आता है ना वो रेसर एडिशन। एल्ट्रोज का आया था, पर उससे पहले मैं उसमें ये काम कर चुका था। उसके बाद वो एडिशन आया था जिसमें व्हाइट स्ट्राइप्स और ब्लैक। भाई मैं क्लियर कर दूं, ये काम मतलब एल्ट्रोज पे ये काम, कभी सोचो नेक्सॉन अभी लिए, क्या बात कर रहे हैं। एल्ट्रोज जब भाई पे थी उसने पहले ही रेसर एडिशन बना दिया था, मतलब ब्लैक बोनेट हमने करा दिया था, वो भी कार्बन फाइबर में। आई थिंक वो कार्बन में था, ग्लॉस ब्लैक नहीं था। हाँ। तो चलो भाई, अब मुझे यार थोड़ा सा और तो मॉडिफिकेशन कुछ हुई नहीं, बस इंटीरियर में अपना वही है, सीट कवर वगैरह। सीट कवर अभी 3-4 महीने हो गए, मतलब उनमें डस्ट वगैरह भी जाती है, स्मेल से भी हो जाती है गाड़ी में, क्योंकि फैब्रिक आते हैं। हालांकि कंफर्ट फैब्रिक में ही ज्यादा रहता है। तो मैंने अब डलवा दिए टॉप मॉडल वाले जो डार्क एडिशन में आते हैं, रेड डार्क एडिशन। दिखाओ यार एक बार सीट कवर वगैरह भी देख लेते हैं। तो भाई ये जो है हम लोगों ने सीट कवर डलवाए हैं इस गाड़ी में, और ये इंस्पायर हैं किससे भाई? ये भाई सेम डिट्टो डिजाइन है जो आपका टॉप रेड डार्क एडिशन जो आती है ब्लैक नेक्सॉन में। तो सेम आई थिंक ऑलमोस्ट वही शेड है, और डिजाइन तो वही है, टॉप मॉडल वाली है।
और फिट एंड फिनिश आप लोग देख ही सकते हो भाई सीट कवर्स की, और कंफर्टेबल भी काफी। भाई अंदर ही बैठ जाओ जरा 1 मिनट। अब मुझे ये बताओ कि एक बार किलोमीटर भी भाई लोगों को दिखाई देते हैं ना कि कितने किलोमीटर चल चुकी है। 9560 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। और इसके बाद अब रेंज वगैरह, क्योंकि ईवी है तो इन सब की भी बातें करनी जरूरी है। तो भाई अब मुझे ये बता दो, जैसे कंपनी की क्लेम रेंज क्या है इसकी? कंपनी तो भाई खैर 400 कुछ क्लेम करती है, पर टाटा में ये सीन नहीं है कि जितनी क्लेम रेंज है उतनी आपको मिले। ये मुश्किल से मतलब मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल 1% तक मान लो। ये लास्ट 370 तक चल सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। बस लास्ट 370 और जीरो वो तक? भी प्यार से चलाने पे, जीरो बैटरी तक? हाँ, 0 बैटरी तक। मतलब जो ऑलमोस्ट यूट्यूब पे रिकॉर्डर जो मैंने भी चला के फील करा है, मैंने 300 किलोमीटर तक चलाई थी जब मेरी 20% बैटरी बची थी। फिर मैंने 350 तक चलाई थी जब मेरी 8% बची थी। तो वो 8% पे आप ऑलमोस्ट मान लो कि मतलब इतनी चलेगी लास्ट 20 किलोमीटर, मतलब वही 370 लास्ट है इसका। अच्छा, मतलब 370 के आसपास ये गाड़ी चलेगी एक फुल चार्ज होने में? सिटी मोड पे, हाईवे पे बता रहा हूँ, और लगभग 80 की स्पीड में। अच्छा भाई, ये मुझे ये बताओ यार, ये मतलब चार्जिंग का क्या सीन रहता है? मतलब आपने चार्जर लिया था उस टाइम पे या नहीं लिया था? वो जो चार्जर इसके साथ आता है 3.2 किलोवाट का, जो कि गाड़ी में ही इंक्लूडेड है। उसका आपको कोई अलग प्राइस पे नहीं करना है। और मैंने एक साथ में परचेज करा था 7.3 किलोवाट या 7.2 का जो भी है, हाँ। वो 55,000 रुपए का चार्जर था। अब मैंने ले तो लिया, पर मैंने जो फील करा, मैं रात को लगभग वही 9 बजे के आसपास घर आता था, तो मैं जब चार्ज लगाता था ऑलमोस्ट ये मान लो 30% के आसपास, तो मेरी गाड़ी सुबह 10-11 बजे तक फुल चार्ज हो जाती थी। तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मेरे को 7-8 घंटे में और 15-16 घंटे में इतना डिफरेंस आएगा कि 50-55 हजार रुपये मेरे लिए वर्थ हूँ। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 30% या 25% पे चार्ज लगा देता हूँ गाड़ी, तो मेरी सुबह तक फुल हो जाती है। तो मैंने वो चार्जर, खैर वापस नहीं होता है, पर मेरा थोड़ी जानकारी थी तो चार्जर वापस कर दिया था। तो मतलब खरीदा था लेकिन वापसी कर दिया था? खरीदा था लेकिन वापस कर दिया, क्योंकि भैया अगर मेरे को कहीं इमरजेंसी में जाना होगा दूर, मेरी चार्ज नहीं है, 7-8 घंटे तो भाई इवेंचुअली वो भी लेगी, तो उसका कोई वर्थ तो है नहीं। या तो मैं 7-8 घंटे रुकूं या 10-12-15 घंटे रुक जाऊं, बाहर चार्ज कर लूंगा, बाहर आधे 1 घंटे में हो जाएगी। सही बात है। तो मैंने वो चार्जर रिटर्न कर दिया। और इसमें जो चार्जिंग टाइम है वो कितना होगा लगभग? अगर कोई बंदा 0 से स्टार्ट करे और 100 तक फुल चार्ज करना चाहे घर पे 3.2 किलोवाट के चार्जर से, तो कितना टाइम लेती होगी लगभग? भाई 0 से करोगे तो आप मान लो 17-18 घंटे तो ले लेगी। अच्छा, 17-18 घंटे लग जाएंगे? हाँ, आराम से। ओके। मतलब कभी ऐसा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि यार ईवी लेने के बाद यार क्यों ले ली, आज बैटरी कम है, या ऐसा कुछ कभी हुआ हो, कहीं जाना पड़ा हो? हाँ बिल्कुल, फील तो ये चीजें बहुत हुई थी, पर वो एट द एंड वर्थ भी हैं। हुआ ऐसा था, मैं इसको कहीं लेके गया था, पर मेरी गाड़ी फुल चार्ज नहीं थी उस टाइम पे, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं आधे 1 घंटे को चार्ज भी लगाऊं बीच में। तो मेरे को यही अपना पास में ही गाजियाबाद से गढ़ मुक्तेश्वर पड़ता है, तो मुझे वहां जाके आना था। ऑलमोस्ट अप डाउन वही 120 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो मैं चला गया, कोई दिक्कत नहीं। आते टाइम रास्ते में ये 10% से नीचे आ गई। जब तक भी चलो ठीक था, पर 10 से नीचे आने के बाद क्या होता है, ये अपने हिसाब से चलती है। फिर आप चाहे इसमें पंजा रख दो, हाँ, मतलब वो ताकि बैटरी थोड़ी और खिंच जाए, हाँ, ताकि रेंज ज्यादा हो। पर मैं उसका हैबिचुअल नहीं था भाई, मुझे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि हाईवे जैसी जगह पे जहाँ आपको 100 की स्पीड में चलना चाहिए, मैं वहाँ पे चल रहा हूँ 40-45। अच्छा। हाँ। और एक आपने प्रयागराज की भी अभी ट्रिप करी थी, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दो भाई। प्रयागराज की ट्रिप तो भाई ऐसी थी, ऑलमोस्ट मेरी 2000 किलोमीटर की ट्रिप थी वाया गंगा एक्सप्रेसवे। उस पे सारे अडानी कंपनी के चार्जेस लगे हुए हैं। तो उनमें दिक्कत क्या है, वो टाटा की या ईवी की दिक्कत नहीं है बेसिकली, वो आपका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उन लोगों की दिक्कत है। वहाँ पे जो मैनेजमेंट वाले लोग थे, चार्जर इंस्टॉल्ड है, चार्जर चालू नहीं कर रखे, कौन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कौन नहीं। 1-1.5 घंटे तक हमें चार्जर चालू करवाने में लग जाते थे। तो इस चीज को लेके आप परेशान हो सकते हो। बाकी ये हर जगह नहीं है, मतलब गंगा एक्सप्रेसवे का सीन बताया क्योंकि ये नया बना है। खैर इसमें भी अब सुधार हो जाएगा। मैंने कंप्लेन वगैरह भी करी थी वहाँ पे लोगों से जो है हेड डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो अब बाकी खैर मैंने और भी बहुत ट्रिप कर ली। 2 बार राजस्थान चला गया, 3 बार ऋषिकेश उत्तराखंड चला गया, 1 बार जिम कॉर्बेट साइड। हर जगह चार्जर ऑन मिले और तुरंत चार्ज हुई गाड़ी किसी भी चार्जर से। अगर मैं एक वर्ड में पूछना चाहूँ या एक लाइन में पूछना चाहूँ कि भाई क्या ईवी लेने के बाद
इतनी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है कि आदमी सोचने मजबूर हो गया है ईवी क्यों ली, या फिर ईवी लेने के बाद थोड़ा बहुत ये चलता है कि हाँ इतना तो नहीं अभी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो वही बात है, फोन ले रहे हो दिक्कत उसमें भी आती है, दिक्कत है सच क्या कुछ टाइम बाद बैटरी डाउन हो जाती है। मेरे को इसमें कम से कम वो इनसिक्योरिटी तो नहीं है, मुझे गाड़ी के साथ 15 साल अनलिमिटेड किलोमीटर मिले हैं, तो मुझे क्या टेंशन है भाई। हाँ बस ये चार्जिंग की दिक्कत है जो कि कंपनी की नहीं है। मैं कमी जब बताता ईवी में कि रोड पे खड़ी हो जाती अपने आप, कुछ भी फॉल्ट आके कोई भी हाँ, एरर वो कार का फॉल्ट होता है, वो गाड़ी का फॉल्ट होता है, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होती है। पर गाड़ी ने मुझे अभी तक कुछ भी दिक्कत नहीं दी है। चलो अब भाई थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये भी शेयर कर दो, क्योंकि हम गाड़ी चला रहे हैं तो क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, क्या कंफर्टेबल है गाड़ी कितनी, या फिर फैमिली का कोई रिस्पॉन्स आया हो पीछे से बैठ के, या फिर आपने जितनी भी अब तक ये 10,000 किलोमीटर चलाई है उसका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस, चाहे सस्पेंशन हो या कुछ भी, कंफर्ट वगैरह सब। कंफर्ट और सस्पेंशन नो डाउट इसका बहुत ही बढ़िया है, विंडसर से बेटर है। विंडसर का सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं है, हार्ड सस्पेंशन है उस गाड़ी के। पर विंडसर में एक चीज अच्छी ये है कि वो बहुत लाइट चलती है, स्टीयरिंग भी उसका लाइट है, और जो फुट मतलब एक्सीलेटर रेस बोलते हैं जिसे, वो भी उसका लाइट है। ये थोड़ी आपको हैवी सी फील होती है जैसे आप कोई टैंक चला रहे हो, और कभी कभार आपको थोड़ी इरिटेशन भी होगी कि यार बड़ी हैवी हैवी सी चल रही है। पर वो आप मोड वोड चेंज करो तो पावर बहुत है भाई इस गाड़ी में, मस्त चलती है, मतलब फन टू ड्राइव है। हाँ। पर ये नहीं कहूंगा कि डीजल पेट्रोल वाला मजा है, क्योंकि आपको जेब पे सुकून दे सकती है, पर ये नहीं है कि आपको एकदम कि हाँ आपने कोई चीज ही ले लिया आपको रिग्रेट हो ही ना, वो वाली चीज नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकल चीज है, आपकी रनिंग ज्यादा है, आपकी रनिंग कॉस्ट बचाएगी, आपके पैसे बचाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कोई फन टू ड्राइव है कहीं भी लेके चले जाओ, या मजा ही आएगा हर बार चलाओगे तो। अगर इस टाइम आपके पास जो आपके पास थार पेट्रोल थी जो कि 7 का माइलेज देती थी, अगर वो होती तो कितना तेल खर्च हो जाता उसका? भाई इतने किलोमीटर में वो लगभग आई थिंक 1.25 लाख रुपए का तेल पी जाती। तो अब तक आप 1.25 लाख रुपए बचा चुके हो इस गाड़ी को लेने के बाद? बिल्कुल बचा चुका हूँ भाई। और क्या लगता है मतलब किस बंदे को ईवी लेनी चाहिए, कितने किलोमीटर की रनिंग मिनिमम होनी चाहिए उसकी? भाई मैं तो कह रहा हूँ प्राइमरी तो देखो लो मत, मेरे हमारे घर में थार रॉक्स एक ऑलरेडी है, पहले 2 थार थी, एक थार रॉक्स एक थार, तो वो दोनों ही अच्छी खासी मेंटेनेंस वाली गाड़ी है, दोनों ही गाड़ी दबा के चलती थी। तो हमने सोचा एक ईवी पे हम अपग्रेड कर सकते हैं, बाहर जाना हुआ तो रॉक्स खड़ी है। खैर मैं तो इसे बाहर भी ले गया हूँ जान पूछ के कि ताकि मुझे पता पड़े। तो मुझे दूर ले जाने में भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे अगले महीने कश्मीर भी लेके जा रहा हूँ। तो कितने किलोमीटर की मिनिमम रनिंग होनी चाहिए इंसान की पर डे की? भाई 100 किलोमीटर तो हुई हो मरी से मरे। 100 किलोमीटर बिल्कुल, महीने की 3,000 तो चलाओ ही चलाओ, जब ही मतलब है। मतलब 3,000 महीने की होनी चाहिए, तब आपका पैसा वर्थ होगा, क्योंकि आप पहले ही बहुत सारे पैसे उन्हें दे चुके होते हो। बिल्कुल भैया आप पैसे दे के, पर इस केस में नहीं है, क्योंकि विंडसर जैसी आप गाड़ी लोगे तो भाई आप 20-21 लाख रुपए दे के आ रहे हो। सही बात है, वो तो खैर प्योर ईवी है, ये तो ईवी बनाई गई है। इसका अगर मैं डीजल या मान लो पेट्रोल मॉडल भी लूं एकदम टॉप एंड मॉडल, तो वो इससे महंगा ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे लिए तो ऐसे पेट्रोल डीजल के पैसे में मुझे ईवी मिल गई, तो मेरी तो सेविंग लेते ही स्टार्ट ही है। तो भाई मतलब बात यह है कि अगर मान लो आपकी दिन की रनिंग बहुत कम है और आपकी गाड़ी ज्यादा नहीं चलती है, 10-20 किलोमीटर दिन की चल रही है, महीने में मैक्सिमम 1000 चल रही है, तो कोई इतना मतलब नहीं बनता। तो मतलब कि आप पेट्रोल पे जा सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं मेरी रनिंग, लग रहा है कि अगर आपकी रनिंग है पर डे की 70 से 100 किलोमीटर या उससे अबव, तो आप ईवी पे इस टाइम स्विच हो सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई इतनी दिक्कत है नहीं, क्योंकि भाई चार्जर्स बहुत सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। और देखो जैसे जैसे गाड़ियां आएंगी ऐसे ऐसे चार्जर्स भी इंस्टॉल्ड होंगे ही होंगे। तो अभी तक हमें ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है नहीं वैसे, क्योंकि हम ट्रिप भी करके आ चुके हैं और हम इसको खूब लेके घूम लेते हैं, चाहे ये हो चाहे विंडसर हो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बाकी आने वाले टाइम में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, क्योंकि भाई देखो अगर गाड़ियां आ रही हैं, सरकार भी चाहती है कि आप ईवी पे स्विच हो, तो सरकार उसके लिए सारे सेटअप तैयार करके रखेगी। ऐसा नहीं है कि भाई चार्जर नहीं होंगे गाड़ियां हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, वरना तो भीड़ लग जाएगी। भाई अब इस गाड़ी के यार इतने चलाने के बाद क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं? भाई मैं तो इस गाड़ी को सीधा सीधा विंडसर से कंपेयर करूंगा, क्योंकि उसका बेस मॉडल आई थिंक इतने ही रुपए का आता है, 1485, मतलब 15 लाख रुपए का है उसका बेस मॉडल। और नेक्सॉन का सेकंड मॉडल जिसमें कि उससे ज्यादा फीचर्स है, खैर उसमें भी कम नहीं है, पर मैं उसी से कंपेयर करूंगा। उस गाड़ी का एक तो सस्पेंशन हार्ड है, स्पेस नो डाउट भाई उसका बहुत ही बढ़िया है अंदर, पर जो लुक्स हैं बाहर के वो भाई नेक्सॉन के बेटर हैं। और 2-4 इस गाड़ी के बहुत ही आई थिंक अच्छे खासे ड्रॉबैक है जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे कि
जैसे कि पहले तो साइड से नीचे से दिखा दो, बाहर से आपको पहला ड्रॉबैक दिखा दूं, आपको बहुत ऊंची लग रही होगी देखने बिल्कुल में। लग रही क्या है भाई? बहुत ऊंची है ना। अब नीचे दिखाओ, इसकी बैटरी पैक कितना नीचे दिया हुआ है, ऑलमोस्ट इतना। दिस इज रनिंग बोर्ड और इसके बाद ये बैटरी पैक आ जाता है और बैटरी दूर पैक से दिखाओ, दूर से ज्यादा क्लियर दूर से भी होगा। दिखा देता हूँ, ये देखो बैटरी पैक बहुत ज्यादा नीचे है इसका। तो ये इसका एक ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है भाई, क्योंकि मैं फील कर चुका हूँ, मेरी गाड़ी 3 से 4 बार नीचे से लग चुकी है, हैवी नहीं लगी है। पर ये वर्टस वगैरह मतलब नॉर्मल जो अपनी सीडेंस बिकती है इंडिया में, उससे भी नीची है भाई ये। मुझे इसे बहुत देख के चलानी पड़ती है कि कहीं ये लग ना जाए नीचे, चलो क्योंकि ये ईवी बनाई गई है। विंडसर का पूरा फ्लैट बनाया गया, अभी जो पंच ईवी है नए वाली, उसका भी बिल्कुल फ्लैट है नीचे का। पर इस गाड़ी में ड्रॉबैक है भाई, जैसे फोन के वो नहीं चिपका देते हैं पावर बैंक, वैसे इसके बैटरी चिपका दिया, वो डैमेज भी होती है और वो मेन हिस्सा है गाड़ी का, वो अगर ज्यादा डैमेज हो गया ना आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। चलो ये तो भाई नेगेटिव हो गया, और कुछ नेगेटिव पॉइंट मतलब? और नेगेटिव पॉइंट भाई मैं विंडसर से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो ईवी सेगमेंट में ऑलमोस्ट 55% शेयर लेती है। मतलब 100 गाड़ियों में 55 गाड़ी विंडसर बिकती है, क्योंकि भाई कॉमेट तो उनकी बिकती नहीं है, या थोड़ी बहुत उनकी जेडएस ईवी बिकती है। तो इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वो गाड़ी पहली थी इस सेगमेंट में जिसने लाइफ टाइम गारंटी वारंटी दी, तो टाटा ने भी देखा देख कर दिया, ये अच्छा डिसीजन था इनका। पर दूसरी चीज ये है कि मैं उस गाड़ी को क्यों इससे बेटर समझता हूँ, क्योंकि भाई उस गाड़ी में आपको रेंज ड्रॉप ज़्यादा फील नहीं होता है, क्योंकि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उस गाड़ी की बैटरी के नीचे शीट लगा रखी है, अगर गर्म होगी तो ठंडा करेगी। थर्मोस्टेट ऐसे कुछ बोलते हैं, शीट है, गर्म होगी तो तुरंत ठंडा कर देगी और ठंडी है तो गर्म कर देगी। इस गाड़ी में मैंने इतनी ज़्यादा रेंज ड्रॉप फील करी है, अभी जब पीक में गर्मी थी 40+ डिग्री टेम्परेचर था, 350-370 इसकी रेंज मुझे मिल रही थी, नॉर्मल बता रहा हूँ। पर गर्मियों में इसकी 250 तक रेंज आ गई थी, इतना रेंज ड्रॉप हो जाता है इतनी जल्दी इसकी बैटरी। और आगे से ऐसे रेडिएटर आवाज़ करता है घूं घूं भयंकर एकदम। तो भाई है नेगेटिव है तो मैं बताऊंगा। चलो 2 पॉइंट हो गए, और कोई पॉइंट नेगेटिव? और कोई नहीं है, खैर मुझे इससे दिक्कत नहीं है, पर मुझे अब आइडिया लग गया कि भाई जहाँ पीक गर्मी में उतनी रेंज नहीं देगी जितनी देनी चाहिए। भाई पॉजिटिव ऐसे कुछ चुनिंदा से जो जल्दी से बता सको? पॉजिटिव भाई बिल्कुल है, विंडसर से अच्छी क्यों है, मैं अब भी दोबारा लेने जाऊंगा तो मैं इसे क्यों प्रेफर करूंगा ये बताता हूँ आपको। एक तो इसके लुक्स भाई मुझे विंडसर से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ स्पेस की बात हो तो वहाँ विंडसर में +1 है, स्पेस बहुत अच्छा है, पर कंफर्टेबल ये ज़्यादा है। सस्पेंशन उसका अच्छा नहीं है, सस्पेंशन इसका बहुत कंफर्टेबल है, छोटी है उससे, तो डेली चलाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, उसका थोड़ा आइडिया नहीं लगता है। और गारंटी वारंटी लाइफ टाइम है ही, तो बेस्ट है भाई। चलो और 15 लाख रुपए में आपको ऐसा मॉडल मिल रहा है, उसका बेस मिलता है यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट टॉप मॉडल ही दिख रहा है। दूर से कोई देखेगा तो बोलेगा नहीं कि टॉप मॉडल। बिल्कुल ये भी बात है, ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर इसका ये मॉडल आप बिल्कुल टॉप एंड लोगे, जिसमें बस सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, 2-4 चीजें ऐड होती हैं, वो 17.5 से 18 लाख रुपए का है। तो भाई मतलब किन बंदों को, मतलब कैसे चूज करे बंदा? अगर मैंने एक क्वेश्चन और बोला था ना कि इस वीडियो में आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस इंसान को नेक्सॉन लेनी चाहिए, तो भाई किस बंदे को नेक्सॉन लेनी चाहिए? मतलब नेक्सॉन ही क्यों, ये बता दो बस। भाई नेक्सॉन ही क्यों की बात नहीं है, मैं तो आपको सीधा ईवी का ही बोलूंगा, क्योंकि इसमें कोई नेक्सॉन का पार्ट नहीं है, जिसे जो पसंद है वो वही लेगा। किसी को विंडसर ज्यादा पसंद आएगी, स्पेस ज्यादा चाहिए, किसी को लुक्स वगैरह कंफर्ट ज्यादा चाहिए, नेक्सॉन लेगा। तो ईवी पे भाई क्यों स्विच होना चाहिए? अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट होते हो ना, तो भाई ईवी मत लेना, क्योंकि फिर आपको अगर वहाँ चार्जिंग में अगर कुछ हो गया, आप इरिटेट हो गए, यार इतने रुपए फंसा दिए मैंने, ये है वो है, तो भाई ईवी में बिल्कुल मत जाना। आप अपना फिर पैसा तेल फूको बढ़िया 20-30 हज़ार रुपये का, टेंशन फ्री रहो। हाँ टेंशन फ्री रहो। पर आप काम बंदे हो कि हाँ हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हो, दिक्कत इतनी नहीं आती है, पर थोड़ी बहुत भाई पेट्रोल डीजल के मुकाबले होगी, जिसके लिए रेडी रहो। तो आप लो इसे, डेफिनेटली लो भाई, जेब पे बहुत ही ज्यादा मतलब सही पड़ती है। फिर आपको कुछ काम नहीं होगा ना, आप जब भी इसे लेके निकलोगे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी बाइक से भी कम खर्चे पे चलती है। 1 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा है इस गाड़ी का। अगर घर आप से चार्ज करते हो 8 रुपए पर यूनिट, बाहर करोगे तो 24 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, तो आपको 3 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगी। तो भी आपकी सीएनजी के ऑलमोस्ट कम ही पड़ रही है, क्योंकि सीएनजी 3.5-4 रुपए पड़ती है। तो जब भी आपके लिए प्लस ही रहेगी गाड़ी। फिलहाल में भाई ईवी महंगी भी है, क्योंकि भाई अगर आप ईवी पे जाते हो तो यार मैं तो मानता हूँ मिनिमम 300 तो चलनी ही चाहिए। तो इस बजट में बेस्ट गाड़ी तो मुझे अभी पंच ईवी लगती है, क्योंकि इससे भी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए सस्ती है। तो पंच ईवी मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि टियागो में तो भाई 200 चलती है मुश्किल से, उसकी भी गारंटी नहीं है। पंच ईवी का जो टॉप एंड वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा वर्थ वेरिएंट है, 13.25 लाख रुपए का, और उसमें इससे ज्यादा फीचर्स है, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स,
लुक्स भी बहुत बढ़िया है, तो उसको ले सकते हो। बाकी भाई आने वाले टाइम पे अभी इतनी ईवीज हो रही है, इनकी भी रेट डाउन हुई है, तो लो भाई ईवी लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसी ईवी मत लेना जिसकी लाइफ टाइम गारंटी वारंटी ना हो, अनलिमिटेड के लिए। जैसे महिंद्रा एक्सयूवी 3 जैसे महिंद्रा की 3XO भाई, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है दिखने में, पर वो इस गाड़ी के सामने जीरो है, क्योंकि भाई कंपनी लाइफ टाइम वारंटी नहीं दे रही अनलिमिटेड किलोमीटर। सही बात। 1,60,000 तो आदमी ढंग से चलाने वाला हो 3 साल में चला के फेंक देगा, बचे हुए 12-13 साल का क्या होगा ये बताओ। एक भाई इसका बहुत ही बेस्ट पार्ट है, टाटा का ही बता रहा हूँ भाई, और किसी कंपनी की ईवी का नहीं कह रहा हूँ भाई। टाटा का म्यूजिक सिस्टम भाई लाजवाब, आपको इसमें कुछ चेंज कराने की जरूरत नहीं है। ये फियरलेस 45 मॉडल है भाई, बेस क्लियरिटी इतनी तगड़ी है, मतलब ऑलराउंडर परफेक्ट। और एसी टाटा का भाई नो डाउट भाई बहुत तगड़ा है, एक्सप्रेस कूलिंग का फीचर है। भले ही भभकती भी हो गाड़ी, 1 मिनट के अंदर ऐसी चिल्ड करती है, आपको ठंड लगने लग जाएगी भरी दोपहर में। चलो भाई, तो ये था टाटा नेक्सॉन ईवी फियरलेस 45 वेरिएंट का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस, जो कि 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 2 सर्विस हो चुकी हैं और कुछ ट्रिप्स भी कंप्लीट हुई हैं। और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें भाई ने बताया कि कैसे चार्जर्स की थोड़ी दिक्कत आई या जो भी आया, मतलब वो चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से था, जो भी इनका था चार्जिंग पॉइंट वगैरह जो हैं। और तो गाड़ी में ऐसा उन्हें कोई कमी नहीं लगती है, बस एक सबसे बड़ा जो पॉइंट लगता है वो है इसका नेगेटिव पॉइंट, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो दिखने में ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम। क्यों है? क्योंकि इसकी बैटरी पैक जो है बिल्कुल नीचे, ऐसे जैसे मोबाइल में पावर बैंक लगा देते हो ऐसे चिपका रखा है। बाकी गाड़ी में नो डाउट कोई कमी नहीं है, गाड़ी में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें सारी लगभग ज़रूरत की चीज़ें आ जाती हैं, चाहे आप कैमरा ले लो, चाहे आप डिस्प्ले लो, चाहे आप म्यूजिक सिस्टम ले लो, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस देखने हैं, ईवीज़ के किसी और के देखने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर करना तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।